योड कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पैसेज। पैसेज कहता है द अरेबियन कैमल हैज़ ओनली वन हम्प ऑन इट्स बैक। यानी जो अरेबियन कैमल है, यानी जो अरब का ऊँट है, उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर केवल एक हम्प होता है। हम्प बोलते हैं कुबर को, ठीक है। तो अरेबियन कैमल की पीठ पर एक हम्प होता है। इट्स कज़न कोल्ड द बैक्टीरियन कैमल विच लिव सेंट्रल एशिया हैज़ टू हम्प्स ऑन इट्स बैक। इसका जो कज़न है, किसका? अरेबियन कैमल का जो कज़न है, जिसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियन कैमल। जो कहाँ रहता है? जो मध्य एशिया में रहता है, उसके बैक पर दो हम्प होते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो अरेबियन कैमल है उसकी पीठ पर एक हम्प होता है। हम्प का मतलब एक कुबर होती है। लेकिन जो बैक्टीरियन कैमल है, जो अरेबियन कैमल का कज़न है, जो सेंट्रल एशिया में रहता है, उसकी पीठ पर दो कुबर होती हैं। इन अदर रिस्पेक्ट्स दे रिसेंबल ईच अदर। इन दो बातों को छोड़कर, यानी ये कुबर वाली बात को छोड़कर, बाकी ये एक समान होते हैं। दे रिसेंबल ईच अदर का मतलब होता है कि ये एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। दे आर बोथ लार्ज एनिमल्स विद सिलेंडर लेग्स। ये दोनों ही बड़े जानवर होते हैं जिनकी टांगें पतली होती हैं। द फीट आर ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड। जो इनके पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं और फैले हुए होते हैं। एंड सो दे डू नॉट सिंक इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट। इसलिए मरुस्थल की जो सैंड होती है, जो रेत होती है, उसमें ये डूबते नहीं हैं। इट कैन ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट ए स्ट्रेच इन द डेजर्ट। यानी मरुस्थल के अंदर ये लगातार लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। नो वंडर इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए इन्हें मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। किनको? कैमल को, क्योंकि ये लंबी दूरी लगातार तय कर सकते हैं। एट स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। द कैमल हैज़ ए लॉन्ग नेक विद शॉर्ट हेड। जो कैमल होता है उसकी जो नाक होती है वो बड़ी होती है और जो सिर होता है वो छोटा होता है। इट हैज़ लार्ज आइज एंड स्मॉल राउंडेड ईयर्स। इसकी जो आंखें होती हैं वो बड़ी होती हैं और जो इसके कान होते हैं वो घूमे हुए होते हैं और छोटे होते हैं। इट्स अपर लिप इज डिवाइडेड एंड प्रोट्रूड्स ओवर द लोअर। इसके जो अपर लिप होते हैं वो बटे हुए होते हैं और जो लोअर लिप होता है उसकी तुलना में ये बाहर निकले होते हैं। यानी जो कैमल का ऊपर वाला होठ का हिस्सा होता है, ऊपर वाला होठ होता है, वो नीचे की तुलना में बाहर निकला होता है। इट्स सीट लाइक नोस्ट्रल्स कैन बी क्लोज्ड एट विल। सीट का मतलब होता है छेद और नोस्ट्रल्स का मतलब होता है नथुन। इसके जो नथुन होते हैं जिसमें छेद होता है वो कैन बी क्लोज्ड एट विल। वो अपनी इच्छा से क्या हो सकते हैं? क्लोज हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। द कैमल कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल ड्यूरिंग ए सैंड स्टॉर्म। जब रेत का तूफान आता है तो जो कैमल होता है वो अपने नथुन को क्या कर लेता है? बंद कर सकता है। यानी जब रेत का तूफान आता है तो कैमल क्या करता है? उसके जो नथुन होते हैं उसको बंद कर सकता है। इट्स स्टोमक हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स। इसका जो पेट होता है उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। 2 ऑफ विच कैन बी यूज टू स्टोर वाटर इन टाइम्स ऑफ ड्रोट। जिसमें से 2 कंपार्टमेंट जो हैं वो यूज होते हैं पानी को स्टोर करने में। कब? जब अकाल का समय होता है। अकाल के समय के लिए जो 2 इसके चैम्बर होते हैं, 2 कंपार्टमेंट होते हैं, वो पानी को यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अकाल के समय में उनको पानी मिल सके, इसलिए 2 कंपार्टमेंट के अंदर पानी भरा होता है। द कैमल वॉज डोमेस्टिकेटेड बाय मैन योंग एगो। यानी जो कैमल है, जो ऊंट है, इसे बहुत पहले आदमी के द्वारा डोमेस्टिकेटेड किया गया, यानी इसे पालतू बनाया गया। फॉर सेंचुरीज द डेजर्ट नोमैड्स हैव यूज्ड द कैमल एज द बीस्ट ऑफ बर्डन एंड फॉर इट्स मिल्क एंड मीट। फॉर सेंचुरीज का मीनिंग यहाँ पर क्या है? दशकों से जो डेजर्ट नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स का मतलब होता है बेटा यहाँ पर खाना बदोश। जो मरुस्थल में खाना बदोश लोग होते हैं उन्होंने कैमल का इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए है। किन किन चीज़ों के लिए किया है? एक तो बोझा ढोने के लिए किया है, दूसरा इसके दूध के लिए किया है और तीसरा इसके मांस के लिए किया है।
द कैमल इज फाउंड इन द डेजर्ट पोर्शन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। जो कैमल जो होते हैं वो अफ्रीका और एशिया का जो डेजर्ट पोर्शन है, यानी जो मरुस्थल वाला हिस्सा है, वहाँ पर कैमल पाए जाते हैं। आइए देखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन सब। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द कैमल स्टोर वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन द स्टोमक। हमने पढ़ा था विद 3 कंपार्टमेंट्स 2 ऑफ विच कैन स्टोर वाटर। जब आकार पड़ता है तो उसमें से जो पानी होता है जो इसके स्टमक के कंपार्टमेंट्स में होता है, 2 कंपार्टमेंट्स में ये पानी स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट है, द नोमैड्स डू नॉट यूज द कैमल फॉर। तो हमने पढ़ा था नोमैड्स ने जो है, यानी जो खाना बदोश हैं, उन्होंने किसके लिए यूज किया था कैमल को? ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मिल्क और मीट के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। स्टोरिंग वाटर टू बी यूज्ड फॉर देयर हाउस होल्ड नीड्स, नहीं, इसके लिए नहीं करते, है ना। कैमल को वो यूज़ करते थे, ट्रैवलिंग के लिए करते थे, मिल्क और वाटर के लिए करते थे, बर्डन के लिए करते थे, लेकिन वाटर स्टोर करने के लिए वो कैमल को नोमैड्स यानी खाना बदोश यूज़ नहीं करते थे। वाटर स्टोर जो है कैमल अपने लिए करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द अरेबियन कैमल डिफर फ्रॉम द बैक्टीरियन कैमल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डिफरेंस क्या है कि जो अरेबियन कैमल है उसके पास एक कुबर है, और जो दूसरा है जो बैक्टीरियन कैमल है उसके पास उसकी पीठ पर 2 कुबर होती हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एट अ स्ट्रेच इन द डेजर्ट। यानी मरुस्थल में जो कैमल होता है वो लगातार जो है वो लंबी दूरी तय कर सकता है, इसलिए इसे हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्यूक्यूलियर अबाउट ए कैमल्स नोस्ट्रियल? देखो बेटा, प्यूक्यूलियर का मीनिंग होता है विचित्र। तो जो कैमल की जो नथुन होती है उसमें विचित्र क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? दे कैन बी क्लोज्ड एट विल ड्यूरिंग ए सैंड स्टॉर्म। इसमें बेटा विचित्र ये है कि जब सैंड स्टॉर्म आता है, जब रेत का तूफान आता है, तो ये जो नथुन है दे कैन बी क्लोज्ड एट विल, ये अपनी इच्छा से इसको बंद किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर फैक्ट्री टर्न्स डैश 2000 न्यू कार्स अ मंथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी फैक्ट्री जो है वो एक महीने में 2000 कार टर्न आउट करती है, यानी प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न पैदा करती है। टर्न आउट का मतलब प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हर एक्टिविटीज आर हार्मफुल। हार्मफुल के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आई प्लेड ए ट्रिक डैश हर। तो आई प्लेड ए ट्रिक विद हर, मैंने उसके साथ एक ट्रिक प्ले की, तो विद हर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PQRS का क्वेश्चन है, इट प्लेज ए टीचर और ए बिजनेसमैन। देखिए जब मैं ये 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ए पब्लिक मैन, ए क्लर्क, इन एवरी ब्रांच वेदर वन इज। देखिए ए टीचर और ए बिजनेसमैन, तो इसकी कंटिन्यूटी में क्या आना चाहिए? ए पब्लिक मैन, ए क्लर्क, ठीक है। यानी कि अगर देखिए ध्यान से, ए टीचर और ए बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहा है, तो ये ए पब्लिक मैन, ए क्लर्क, यही कंटिन्यूटी में आएंगे। ए पब्लिक मैन, ए क्लर्क, ए टीचर और ए बिजनेसमैन, इस तरह से सेंटेंस जो है वो एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशन के नाम आ गए हैं, तो यहाँ पर भी प्रोफेशन के नाम आएंगे, ठीक है। प्रोफेशन के नाम एक साथ आएंगे, तो यानी जिस ऑप्शन में क्यू एंड में मुझे दिया है वो आंसर होगा। क्यू एंड में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ वी डैश इंडेक्स ऑफ हिज माइंड, वी विल फाइंड दैट फेस करेक्टली वी इट इज ट्रू मे रीड्स मैन। देखिए मैन और फेस ये इकट्ठे आने चाहिए, यानी एस के बाद क्यों आना चाहिए, क्योंकि आदमी का ही फेस होगा, तो मैन्स फेस ये कनेक्ट हो गए हैं, यानी एस के बाद क्यों आना चाहिए। तो जहाँ पे एस के बाद क्यों है वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में मुझे एस के बाद क्यों दिया है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कहीं पे भी मुझे एस के बाद क्यों नहीं दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में एस के बाद क्यों दिया है, लेकिन वी के साथ एस नहीं आ सकता। एक मिनट, हाँ, if we read man's face correctly, we will find that index of his mind। तो देखो बेटा इसमें मुझे क्या दे रखा है, एस के बाद क्यों यहाँ दे रखा है, एस के बाद क्यों यहाँ दे रखा है,
ठीक है। अब मैं देखूंगा वी के बाद क्या आर आ सकता है, वी के बाद इट नहीं आ सकता। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, वी के बाद या तो पी आएगा या एस आएगा, क्योंकि यहां पर मुझे वर्ब दे रखी है। बात समझ में आ रही है? एक तो पी वाला ऑप्शन वर्ब से स्टार्ट होगा और एस वाला ऑप्शन वर्ब से स्टार्ट होगा है। तो वी के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो या तो ऑप्शन नंबर पी आएगा या ऑप्शन नंबर एस आएगा, लेकिन आर नहीं आ सकता। आर क्यों नहीं आ सकता? आर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वी के बाद इट नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? क्योंकि वी के बाद इट नहीं आ सकता, वी के बाद वर्ब चाहिए, पी में है या एस में है, तो एस डी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और एस के बाद क्यू चाहिए, तो एस या तो पी आएगा या एस आएगा। पी ऑप्शन में नहीं दे रखा, अगर पी ऑप्शन में दे रखा है तो वहां इसके बाद मुझे क्यों नहीं दे रखा, इसी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो शी इज वेरी कोल्ड एंड वेरी फीबल डैश स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू द टेम्पल। ठीक है जी, द हनुमान टेम्पल शी नेवर स्टॉप्स गोइंग टू। अब देखिए गोइंग टू के बाद क्या आना चाहिए? हनुमान टेम्पल आना चाहिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। गोइंग टू के बाद क्या आना चाहिए? हनुमान टेम्पल आना चाहिए। तो क्यू के बाद पी मुझे कहाँ दे रखा है? क्यू के बाद पी यहाँ दे रखा है, और मुझे क्यू के बाद पी कहीं दे रखा है? क्यू के बाद पी मुझे और कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा। यहाँ पे क्यू के बाद ऐसे, यहाँ क्यू के बाद आ गए, यहाँ पे क्यू एंड में है, तो क्यू तो एंड में नहीं आ सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्यू के बाद पी मुझे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि गोइंग टू के बाद हनुमान टेम्पल आना चाहिए, गोइंग टू के बाद नथिंग स्टॉर्म नहीं आना चाहिए, इन द इवनिंग नहीं आना चाहिए, तो क्यू के बाद पी जो है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब इसमें हमें एरर बतानी है। नो सूनर डिड द राइट वेंट। देखिए नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हो गई है, उसके बाद डिड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे गो आएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एरर बतानी है। इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम इवन ऑन फोन ही हैड। ध्यान से देखना बेटा, अगर इफ के बाद आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या आएगा? वुड हैव आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम इवन ऑन फोन ही वुड हैव हेल्प्ड यू। ये इसका सेंटेंस, ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं बेटा। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब जिसमें कोई शर्त दी हो। अब यहाँ पे शर्त क्या दी है कि यदि तुमने उससे फोन पर भी बात की होती तो वह तुम्हारी मदद करता, यानी बात की होती तो मदद करता, बात ही नहीं की तो मदद इसका मतलब नहीं हुई। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी कंडीशन में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो जो कंडीशन पूरी होने वाली बात है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिकेट द एरर इन द सेंटेंस। यहाँ पे भी एरर बतानी है। आई इंक्वायर्ड टू सुनील, तो इंक्वायर्ड के बाद टू नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Choose the correct group of words, phrase from the choices given and fill in the blanks to make meaningful sentences. As the bridge gave away, the traffic was, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब रोक दिया गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिज जो था, एज द ब्रिज गेव अवे द ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब ट्रैफिक को रोक दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी बीइंग सिविलाइज्ड शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, और एब्सटेन का मीनिंग होता है बचना। तो हमें बुराई करने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि सभ्य होने के कारण हमें अपने आप को बुराई करने से रोकना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वुड यू माइंड। अब देखो बेटा, माइंड के पास बाद जो भी वर्ब आएगी ना उसमें आईएनजी यक्कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। माइंड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, माइंड के बाद पहली बात वर्ब आएगी और उस वर्ब में आईएनजी यक्कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है? स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट का मीनिंग होता है कठोर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेस, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अपीस का हमें सिनोनिम बताना है। अपीस का मीनिंग होता है शांत,
शांत करना किसी को, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू पैसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें अब एंटोनिम बताना है डेबोनियर का। डेबोनियर का मतलब होता है आकर्षित, खुशनुमा, खुश मिजाज। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इन एगिगेंट। इन एगिगेंट का मीनिंग क्या होता है? अशोभनीय। ठीक है बेटा, आज हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।